संधान All Gujarat Integrated Classroom સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. स्टार्ट. नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन रिज्यूम में कैसे रिज्यूम एक अच्छा रिज्यूम बनाया जाए उसके ऊपर है. हम आईएमए के स्टूडेंट्स हैं. मेरा नाम है आयुष भूटानी और मैं रमाशंकर यादव. आज हम पहले देखेंगे कि रिज्यूम होता क्या है, उसका क्या नीड होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है. एक नॉर्मल सा रिज्यूम देखेंगे, कैसे आप अपने रिज्यूम को अच्छा बनाए वो देखेंगे, और एंड में देखेंगे कि कैसे कैसे रिज्यूम एक अच्छा रिज्यूम हो सकता है और कौन सा रिज्यूम के अंदर क्या क्या कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि रिज्यूम में क्या क्या कमियां हैं. हम साथ में ये भी देखेंगे कि एक एसेंशियल रिज्यूम का क्या क्राइटेरिया होता है और रिक्रूटर या जो आप जहाँ पे रोज़गार लेने जा रहे हैं वो किन चीज़ों को या किन बिंदुओं को विशेष आकर्षण देते हैं या विशेष ध्यान देते हैं. तो हम आइए स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन पे देखते हैं रेज्यूमे मेकिंग. सबसे पहले रेज्यूम क्या है. तो रेज्यूम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेज्यूम आर प्रैक्टिकली सेम रिप्रेजेंटिंग द अचीवमेंट इन द पास्ट. आपने पास्ट में जो भी चीज़ें की हैं, आपके चाहे एकेडमिक्स हो या वर्क एक्सपीरियंस हो या कुछ पर्सनल अचीवमेंट रही हो, वो आपके रेज्यूमे या सीवी पे आती हैं. और हम एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन होती है कि रिज्यूम, सीवी और बायोडाटा में क्या फ़र्क है. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा एक रिज्यूम यूजुअली थोड़ा समरी होता है और जो सीवी होता है वो पूरे जो आप एजुकेशनल हिस्ट्री जो भी आपने लाइफ में किया है जी उस सब का. आयुष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. रेज्यूमे क्या होता है कि आपने जो भी पिछले अपने विगत वर्षों में जो भी उपलब्धियां आपने हासिल करी हैं उनको विशेष कर दर्शाता है. वहीं करिकुलम विटाई यानी सीवी क्या होता है, ये ट्रेडिशनली आपने जो भी चीज़ें करी हूँ उनको डिटेल्स में बताता है. तो हम कह सकते हैं कि रेज्यूमे से थोड़ा बड़ा करिकुलम विटाई होता है, बट मोर और लेस ये सभी दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस इनके नाम अलग हैं. वहीं बायोडाटा आयुष बताएंगे कि बायोडाटा क्या होता है. बायोडाटा यूजुअली पुराने ज़माने में मतलब ज़्यादा पर्सनल होता है थोड़ा सा. आजकल बायोडाटा का यूज़ कम होता है. आजकल हम रिज्यूम या सीवी कहते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए लोगों को. अब हम आगे देखते हैं. स्क्रीन पे देखें पर्पस ऑफ रेज्यूम मेकिंग. रेज्यूम मेकिंग का पर्पस क्या होता है. तो सबसे पहले रेज्यूमे के लिए हम रेज्यूमे बनाते किस लिए हैं, उसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जॉब्स. सबसे पहली बात है कि रोज़गार. रेज्यूमे का सबसे विशेष पर्पस ये है कि आपको जॉब्स के लिए रेज्यूमे बनानी होती है. तो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और प्राइवेट जॉब्स होती हैं. गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मतलब उनका एक स्ट्रक्चर होता है रेज्यूमे का कि जिसमें वो सारी डिटेल्स मांगते हैं और उस हिसाब से आपके पास जो भी डिटेल्स होती हैं वो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको फिल करनी पड़ती हैं. और जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन के साथ आपको अपना एक रिज्यूम स्टैंडर्ड जो आपने बना रखा है उनको भेजना होता है. और हम और जैसे हायर एजुकेशन के लिए भी हमें कभी कभी रिज्यूम बनाना पड़ता है. हम इस सेशन में सिर्फ देखेंगे कि जॉब्स के लिए आपको कौन सा रिज्यूम बनाना पड़ता है. तो अब अभी हम दिखाते हैं कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा रिज्यूम आपको एक्सपेक्ट करती है. अगर उनका एप्लीकेशन कुछ फॉर्म होता है तो कैसा रिज्यूम एक्सपेक्ट करती है. उससे पहले थोड़ा सा हम देख लें कि ये जो हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं ये विशेषकर प्रोफेशनल एजुकेशन में, जैसे आप अगर MBA करने गए, MCA करने गए, उनके लिए अधिकतर ये मांगे जाते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, विशेषकर ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थान किस तरह का रेज्यूमे आपसे प्रेफर करते हैं. मेनली हम देखेंगे प्राइवेट संस्थान कैसे फोकस करते हैं. आइए देखें स्क्रीन पे देखें. पीछे क्लिक फॉर्मेट देखिए. साले क्लिक करना था, उस पर क्लिक करना था साले. हाँ, तो जैसे हम देख सकते हैं ये एक नॉर्मल रिज्यूम का फॉर्मेट है. यूजुअली सबसे ऊपर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट आईडी लिख सकते हैं. उसके बाद हम रिज्यूम की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट करते हैं. हम इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हम लिख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस.
देखिए, सबसे पहले आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। पीछे जा, उसके बाद आप स्लाइड दिखा, स्लाइड। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि कैसा एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है। और अभी देखिए, जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक नॉर्मल रिज्यूम के फॉर्मेट के अंदर ये सब चीज़ें ऑर्डर में होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है आपकी पर्सनल personal इंफॉर्मेशन, information। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि आप जिस कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका क्या मोटिव क्या है उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि उसका आपके साथ मैच होता है कि नहीं होता, और फिर उसके बाद बताते हैं कि वो रियली आप क्यों जाना चाहते हैं उस कंपनी में। उसके बाद जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी होती है हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को उल्टे ऑर्डर में बताते हैं। जो रीसेंट एजुकेशन होती है उसे सबसे पहले बताते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे आपने अंडरग्रेड किया, तो आप अंडरग्रेड एजुकेशन का कॉलेज बताएंगे, उसके बाद उसका ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, और आपकी अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट है वो आप उसको अलग जैसे लिखे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अभी अपना एमए पास किया है, तो सबसे पहले 2000, मान लीजिए अभी ये 2013 सत्र चल रहा है, आपने 2013 में एमए पास किया, तो सबसे पहले 2013 में आप अपना एमए का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। एमए आपने कब पास किया, किस बोर्ड से पास किया या यूनिवर्सिटी से पास किया, उसमें कितने आपके प्रतिशत रहे, ये बताएंगे आप। उसके बाद आप अपने बीए पे आएंगे या बीकॉम पे आएंगे, जो भी आपने किया हो डिग्री। उसके बाद उसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चलते आएंगे। उसके बाद हमारा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो हर कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं क्या क्या बताना होता है, ज़रूरी क्या क्या होता है। एक होता है कंपनी का नाम, बहुत ज़रूरी है, कहाँ आपने काम किया उसका नाम बताइए अच्छे से। उसके बाद आप बताइए आपका डेजिग्नेशन क्या था, आप किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कितने समय से कर रहे थे, किस डेट और किस समय पे कर रहे थे वहाँ पे काम। अगर आपके पास कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्या काम करते थे, वो सब आपको वहाँ पे ऑर्डर में बताना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास स्किल्स क्या क्या है। स्किल्स यानी आपके पास टेक्निकल स्किल, यानी सॉफ्टवेयर स्किल में आपको क्या आता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप वर्ड पे काम कर सकते हैं, टैली पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी है, आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, कौन सी भाषा लिख सकते हैं। जैसे ऑप्शन दिया गया तो आप इंग्लिश भाषा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। उसके बाद आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये सारी लैंग्वेज स्किल्स में आ जाएंगी। उसके बाद आपको आयुष बताएंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, जो आपको मेंशन करना होता है रिज्यूमे पे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे आप स्कूल में आप किसी ड्रामा में थे, आपने कोई क्विज कंपटीशन जीता, उसके अंदर सब आपके अचीवमेंट्स आ जाएंगे। और जो क्लब्स के अंदर आपने डांस में पार्टिसिपेट किया, उन सबको स्कूल में, कॉलेज में, हर लेवल पे आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स में। और हम हॉबीज़ और इंटरेस्ट लिखना, कुछ कंपनीज प्रेफर करती हैं कि आप अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट बताएं, ताकि आप वो देख सकें कि आपके हॉबीज़ इंटरेस्ट किस टाइप के हैं। तो आप जिसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, जैसे अगर आपको सपोज स्विमिंग में इंटरेस्ट है, सपोज आपको गिटार बजाने में इंटरेस्ट है, तो आप लिखिए वहाँ पर, ताकि कंपनी उसका वो देख सके, उसका रेलेवेंस देख सके। अब हम देखेंगे कि एक फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम क्या होता है। पीछे हम देखेंगे कि उससे पहले हम देखेंगे कि एक गुड सीवी यानी एक अच्छी सीवी क्यों चाहिए, या क्या वो नेसेसरी है, वो क्यों ज़रूरी है एक अच्छी सीवी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेंट्स आते हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए आपके सीवी में कि वो रिक्रूटर आपकी सीवी देख के आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट कर सके। सीवी शॉर्टलिस्ट करने का मतलब अगले चरण के लिए आपकी सीवी सेलेक्ट कर सके। तो आइए देखें एक गुड सीवी में क्या क्या होना चाहिए। टिप्स फॉर मेकिंग अ गुड सीवी आपको आयुष बताएंगे। आप अब स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमें जो सीवी है वो अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा लेआउट यूज़ करना चाहिए, और जो उसका पेपर है, अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं तो उसका पेपर नीट और अच्छा प्रिंट आउट होना चाहिए। कुछ कंपनियां ये प्रीफर करती हैं कि आपकी सीवी जो है कवर लेटर के साथ होनी चाहिए। कवर लेटर यानी आप ये जॉब क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आपके अंदर ऐसी क्या एबिलिटी है जिसकी वजह से आप ये कंपनी आपको सेलेक्ट करे। बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ, उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि सीवी के अंदर सीवी शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। जो भी आप सीवी के अंदर लिखें वो रेलेवेंट होना चाहिए,
जो जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखें, ये नहीं कि सारी डिटेल लिखें। डिटेल लिखनी ज़रूरी होती है लेकिन अच्छा छोटा रेलेवेंट लिखें। तो आयुष जो बात पे फोकस करना चाह रहे हैं तो ये है कि आप अगर किसी, मान लीजिए मार्केटिंग जॉब के लिए बात कर रहे हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए बात कर रहे हैं, यानी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो दुकान या रिटेलर्स के पास जाते हैं, तो अगर ये जॉब डिस्क्रिप्शन है तो इसके लिए आपका जो CV कंटेंट होना चाहिए वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन यानी उस रोल से बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो अगर आप ये देख लें कि अगर आपका रोल या आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस लिया हुआ है या आपने पास्ट में जो काम किया हुआ है वो उस जो पोस्ट आपको वैकेंसी दिख रही है जॉब में वो मैच होनी चाहिए। अगर मैच होती है तो आप उसको पर्टिकुलरली लिखें और जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होती हुई ही बातें उस आपकी CV में होनी चाहिए। आयुष बताएंगे क्यों अननेसेसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डाले उसमें? ये CV है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हर चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, आपका रिलीजन क्या है, आपका कहाँ के बिलोंग करते हैं, हर चीज़ CV में लिखना ज़रूरी नहीं है। आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप रेलेवेंट चीज़ें लिखें, जैसे नेम, एड्रेस, कुछ लोग फादर्स नेम लिखते हैं, ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप कहाँ के बिलोंग करते हैं या आपका पास्ट में आप क्या क्या कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको CV में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दर्पण होता है यानी एक आईना होता है। अगर आपकी CV में डायरेक्ट ग्रामर मिस्टेक दिख जाएंगे या फिर स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपकी अंग्रेजी उतनी सही नहीं है। और आज के दौर में थोड़ी बहुत यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी अगर आप अपने CV में करते हैं तो वो आपके CV रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे प्रथम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें और ना ही स्पेलिंग मिस्टेक्स करें। और उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस आपके छोटे छोटे होने चाहिए, ये नहीं कि सेंटेंसेस बहुत बड़े हों जिसके कोई अर्थ ना हो। तो सेंटेंसेस छोटे बनाएं और महत्वपूर्ण रहें। हम एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि CV आपका दर्पण होता है, जैसे मेरे प्रिय मित्र ने कहा, दर्पण इन द सेंस आप पहले सबसे पहला इम्प्रेशन आपका CV के थ्रू जाता है जी। तो आप जो भी उसके अंदर लिखें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे ये HR में मैनेजर रह चुके हैं, इन्होंने बहुत CV देखे हैं तो इनको पता है कि कैसे CV के अंदर अगर कुछ किसी ने लिख दिया तो ये बता सकते हैं कि वो उस बंदे का क्या बैकग्राउंड रहा है और वो कितना CV कितना रेलेवेंट है उनके जॉब प्रोफाइल के साथ। हम जो भी आप CV के अंदर लिखें ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको उसके बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन पता हो, क्योंकि उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू होगा और आपको पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या आपने वो रेलेवेंट काम नहीं कर रखा होगा तो आप उसी टाइम रिजेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी CV में लिखें वो सही लिखें और पूरा आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके बारे में जी। तो हम जैसे हमने पहले बात की कवर लेटर की, अब हम कवर लेटर पे चलते हैं, देखते हैं कवर लेटर क्यों नेसेसरी। देखिए जनरली होता क्या है, कवर लेटर सारी कंपनीज नहीं मांगती है लेकिन कुछ प्रोफेशनल कंपनीज कवर लेटर भी प्रीफर करती है। तो कवर लेटर में होता क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं, इस जॉब में पर्टिकुलरली आप क्या ऐसा लिखें कि आप इंटरेस्टेड लगे। तो सबसे पहली बात कि आप जॉब से मैचिंग होनी चाहिए, आपकी जो पास्ट की एक्सपीरियंसेस हैं वो जॉब से मैचिंग होनी चाहिए। दूसरा होता है कि हाउ आर यू फिट फॉर द जॉब, मतलब आप जॉब के लिए उपयुक्त क्यों हैं। तो आप पहले भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप वास्तव में इस जॉब के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस इस जॉब से मैच करता है कि नहीं। क्योंकि अननेसेसरी CV सेंड करना और बाद में रिजेक्ट लिस्ट में जाना पर्सनल मोरल को खुद डाउन करता है। आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस गिरा हुआ महसूस करते हैं और कह रहे हैं कि आप दोस्तों से भी बातें करते हैं, भाई मैंने तो CV डाली थी लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई। तो ठीक है। और इसके अंदर हमें कवर लेटर एक जरिया होता है जिससे हम बता सकें कि हमें ही क्यों सेलेक्ट किया जाए। इसके अंदर आप जो अपने CV के एसेंशियल पॉइंट्स हैं जी, ये जैसे एसेंशियल पॉइंट्स लिख दें ताकि उसके अंदर वो जो बंदा जिसको आप भेज रहे हैं HR मैनेजर को उसको पता चल जाए कि ये एसेंशियल इसके अंदर एसेंशियल पॉइंट्स हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आप कुछ ऐसी बातें लिखें जो कि आपको दूसरों से सेपरेट करें, आपको दूसरों से अलग महसूस कराएं उस रिक्रूटर को, ताकि आपके चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा हो जाएं।
हाँ, और जैसे हम कभी भी कवर लेटर लिखें, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा एक, अगर आपको उस बंदे का नाम पता है, जैसे मैं इनको लेटर भेज रहा हूँ, कवर लेटर फॉर एप्लीकेशन फॉर एक कंपनी के लिए, तो अगर मेरे को इनका नाम पता है तो उस नाम से इनको एड्रेस करें जी। तो ये अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हम स्क्रीन पे कि डू मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए कवर लेटर पे। एड्रेस द लेटर विद द रिसिपिएंट्स नेम। जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी ABC में जा रहे हो, तो उस ABC कंपनी का नाम और उसके HR मैनेजर का नाम, नहीं तो डेजिग्नेशन आपको डाल देना चाहिए। दूसरी बात, स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट लिखिए। अब कवर लेटर में आपको क्या नहीं करना है वो आयुष आपको बताएंगे। कवर लेटर के अंदर आपको बहुत लंबी कवर लेटर नहीं लिखनी चाहिए। कवर लेटर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके एसेंशियल चीज़ें चली जाएं और ये ना लगे कि आपने बहुत कुछ लिख दिया कि जो HR मैनेजर है उसको पढ़ने का टाइम ही ना मिले। जी, वो बिल्कुल ऐसे टाइप में नहीं होना चाहिए कि वो काफ़ी लेंदी हो और HR मैनेजर उसको एक जरिया ये भी होता है कि काफ़ी ऐसे टाइप के अगर जो कवर लेटर होते हैं उनके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब हम कुछ ऐसे रेज्यूम देखेंगे जो गलत रेज्यूम है। तो डिस्कशन में आ जाए, डिस्कशन मोड में आ जाए। हाँ, तो आप रमा जी, आपने बहुत सारे रिज्यूम देखे हैं जी। कैसे आप एनालाइज करते हैं कि रिज्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे मतलब एक आप 1000 रिज्यूम में से 10 बंदे या 10 या 50 बंदे जितने आपको लेने हैं, जी। आप कैसे एनालाइज करते हैं, ये कुछ हमें इंसाइट्स दीजिए। जी आयुष, बिल्कुल। देखिए आयुष, सबसे पहला चरण किसी भी रोजगार का ये होता है कि पहले जॉब वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई कंपनी है, ABC कंपनी, हाँ। तो ABC कंपनी में कोई डिपार्टमेंट, मान लीजिए मेंटेनेंस हो गया या फिर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो कोई कंपनी कोई छोटी FMCG यानी अच्छा, फूड, उन्होंने वैकेंसियां निकाल दी। जी। अच्छा। तो उसमें मान लीजिए किसी एक प्रोडक्शन मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है। अच्छा। तो प्रोडक्शन मैनेजर की जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनपुट्स यानी कुछ सामान लेकर उसको प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करना। हाँ। तो ऐसे बंदों को जब वैकेंसीज निकलती हैं, हाँ। तो उसमें जनरली उनका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है कि जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आपने पास्ट में क्या करा हुआ है और उस पर्टिकुलर जॉब में आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी। तो जैसे हम देख सकते हैं एक रेज्यूम, जैसे पर्टिकुलर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने सही शुरुआत करी है। इन्होंने अपना नाम लिखा है, कहाँ से हैं ये, और इनका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। कैरियर ऑब्जेक्टिव भी इन्होंने लिखा हुआ है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। कुछ और अंदर देख के बता पढ़ के। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इस जॉब के लिए इनको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट क्यों कर देंगे? इस जॉब के अंदर एक्सपीरियंस की जरूरत थी क्या जी, आपको? प्रोडक्शन अच्छा। मैनेजर। अच्छा। प्रोडक्शन मैनेजर, हम इनको जो पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस हो, ओके, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं, वरीयता अच्छा, देते तो हैं। ये आप जॉब डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि हमें इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत जी, है। जी, तो बिल्कुल। आपको ये लगता है इस बंदे ने जब आपको अप्लाई किया तो इसने अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा? जी बिल्कुल। ये देखिए, आप कभी भी किसी कंपनी के लिए कहीं भी अप्लाई करें, सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका प्रोफाइल मैच होता है कि नहीं होता। क्योंकि अगर आपका मैच नहीं होगा तो हमारे HR मैनेजर जब भी देखेंगे रिज्यूम को, वो सीधा ही उसको बाहर कर देंगे। यही कहना चाहते हैं जी, ना? सबसे पहला आप अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिए कि उसमें कितना एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपके पास पर्टिकुलरली वो एक्सपीरियंस नहीं हो तो आपको मैं सलाह देता हूं कि आप वो जॉब में अप्लाई ना करें, क्योंकि ये अननेसेसरी आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप अपना ध्यान किसी अच्छी जगह नहीं लगा पा रहे हैं और अनवांटेड जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर 2 साल का मान लीजिए किसी जॉब ने वैकेंसी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, उसके बाद आप देखिए कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपसे मैच हो रहा है कि नहीं, आपने वैसा काम किया हुआ है कि नहीं। हाँ, तो हम जैसे ये तो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हो गई जी। उसके बाद और आप क्या क्या देखते हैं? उसके अलावा सीधा ही आप रिज्यूम को, मतलब जैसे आपके पास तो बहुत सारे रिज्यूम आते होंगे, जी। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि मैंने इन बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है? जी, अभी उसके बाद क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस देखने के बाद हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी जॉब के लिए 10 पोटेंशियल जो है एप्लीकेंट्स हमें मिल गए, हाँ हाँ और उसमें से हमें 5 बंदों को बुलाना है, हाँ हाँ। तो उसके बाद हम उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जाते हैं। अच्छा, कि आप पहले एजुकेशनल जी। क्वालिफिकेशन देखते हैं कि उन्होंने अच्छी जगह से एजुकेशन करी है कि जी, नहीं करी। जी, तो बिल्कुल।
अगर आपने अच्छी जगह से एजुकेशन मतलब अच्छी जगह के अलावा हम ये भी देखते हैं, परसेंटेज भी देखते हम हैं। परसेंटेज देखते हैं। तो आप सीधा ही परसेंटेज देख के रिजेक्ट कर देते हैं या थोड़ा सा रखते हैं कि इंटरव्यू का चांस देते हैं? नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि हम ये भी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कितनी मेहनत करी। मेहनत हाँ, इन द सेंस मेहनत कि मान लीजिए हाई स्कूल में उसने 50% लाया, बट इंटर में उसके 60 आ गए और ग्रेजुएशन में 70 आ रहे हैं या 65 आ रहे हैं, उसका अगर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी दिखता है तब भी हम वैसे एप्लीकेंट्स को जो है आगे बढ़ाते हैं, मतलब उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी बंदे का जो है डिग्रीज हो रहा है तो शायद थोड़ा तो सा एजुकेशनल जी। क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर किसी बंदे ने Improvement दिख रही 60% है। नहीं 60% लाया है और उसने बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर किया, स्पोर्ट खेला है, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट खेला है, जी। तो उसको आप देखते हैं कि उसका ध्यान ज्यादा स्पोर्ट खेलने में था, नेशनल अवार्ड जीतने में था, ना कि इतना फोकस जी, उधर था। overall- उसको भी कुछ रेलेवेंस देते होंगे आप? जी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे तो हम ध्यान देते ही हैं। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर या उनकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट क्या है, जॉब के अलावा वो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज के युग में सिर्फ एकेडमिक्स को ही फोकस नहीं करते जॉब में लोग, उसके अलावा दूसरी चीज़ें जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन आपको होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसी होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, साथ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर यानी स्पोर्ट्स, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पारंगत होने चाहिए। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं, एक रिज्यूम बना के देखते हैं ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले जी। कि कैसा रिज्यूम बनाना चाहिए। उससे पहले मैं एक छोटी सी गलती दिखाना चाहूँगा कि एक जो प्रोडक्शन मैनेजर की बात मैं आयुष आपको कर रहा था, अच्छा। जिसको प्रोडक्शन का अनुभव होना चाहिए हाँ, था हाँ। और 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत थी, अच्छा लेकिन इस कैंडिडेट ने उसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, तो हम स्क्रीन पे देखते हैं फिर। हाँ, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बार स्क्रीन पे देखिए कि इनका काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस में देखिए ये फ्रेशर हैं और कुछ बता। जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये इररिलेवेंट है। उसके अलावा पर्सनल डिटेल्स तो कोई ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, और तो इसलिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस इनका नहीं है, इसलिए हम इनको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इनका और कुछ अच्छी बातें आपको दिख रही हैं इस रिज्यूम में? हाँ, इस रिज्यूम में आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल और इंटर आप देखिए तो ये नॉर्मली सेकंड क्लास में है, लेकिन जब इन्होंने ITI पास करी है तो आप देख सकते हैं इनको 87% मिले हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आपके पास कोई अच्छे रिज्यूम भी हैं जिनको आपने सेलेक्ट कर, पोटेंशियल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो सकते हैं? जी, उससे पहले मैं एक चीज़ और दर्शाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आज 2013 है और इन्होंने 2010 तक की ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, और ये 3 साल से क्या कर रहे हैं या उस गैप में इन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा, ये इन्होंने नहीं बताया है। तो आपको अपनी जो भी रेलेवेंट पास्ट है, जैसे 10th से शुरू करिए, तो 10th का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 12th का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि कॉलेज का बताइए, फिर अगर वर्क किया है तो वर्क का बताइए। जी। वो पूरा गैप अगर है तो गैप बताना चाहिए। गैप किस वजह से है, क्या कारण था, क्योंकि सारे एम्प्लॉयर्स ये आपकी जेन्युइनिटी जानने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाते हैं। मैं मत दिखा साले, तो दिखा। हाँ, तो हम जब तक ये रिज्यूम खोलते हैं हम ये बताते हैं कि अच्छे रिज्यूम के अंदर जैसे हमने बताया कि आप गैप जो है उसको मेंशन करिए, कि जैसे अगर आपने 12वीं के बाद कॉलेज ज्वाइन करने से पहले सपोज 1 साल का गैप है, तो आप उसको कैसे लिखा जाए। आप उसको सिंपली लिख सकते हैं कि ईयर के अंदर गैप है तो आप ईयर का लिख दें, और बीच में अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया, अगर आपने कुछ एग्ज़ाम पास किया है तो उसको बीच में ही लिख दीजिए ऑर्डर के अंदर। वो अच्छा लगेगा कि पता चलेगा कि आपने क्या काम किया है। तो हम जैसे देख सकते हैं ये एक ये पर्टिकुलर कंपनी का फॉर्मेट है। पहले उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी अगर कोई अप्लाई कर रही है, उनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या क्या जानकारी वो मांगते हैं। जैसे देखिए ये पर्टिकुलर कंपनी ABC है, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें उन्होंने पहले आपके नाम की डिटेल्स मांगी हुई है, करंट एड्रेस मांगा हुआ है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, और उसके आपके दूरभाष के केंद्र जैसे मोबाइल, लैंडलाइन, ईमेल, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस संस्थान से आपने पास किया हुआ है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, आपके परसेंटेज क्या है, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद वो कोर्स डिटेल भी मांग सकते हैं आपसे, जैसे विच कोर्स हैव यू मेजर्ड इन, मतलब आपने किस में स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है। उसके बाद
स्पेसिफिक रीज़न फॉर चूजिंग एनी पर्टिकुलर मेजर, आपने अगर ये स्पेशलाइजेशन यानी विशेष कोर्स लिया तो क्यों लिया, क्या कारण था, ऐसा इंटरेस्ट भी आपको कभी कभी बताने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ कंपनीज के सारे एप्लीकेशन फॉर्म तो फिर मतलब आपको अप्लाई करना है तो हर एक कंपनी अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगी? देखिए आयुष, इसमें होता क्या है कि सारी कंपनीज का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है, एक दो चीज़ें ही अच्छा। जो है डिफर करती हैं। अच्छा। तो इसलिए हम बच्चों को ये सलाह देते हैं कि ये सारी डिटेल्स लगभग तैयार रखें, अपनी तैयार रखें, वो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जी, तो हम जैसे देख रहे हैं कि अब रमा हमें दिखाएंगे एक अच्छा रिज्यूम कैसा होता है। देख जी, जैसे ये देखिए स्क्रीन पे आप देखें, नाम, एजुकेशन, बिल्कुल ही मतलब पहले आपका करंट क्या चल रहा है, उसके बाद आपने क्या किया और सबसे लास्ट में क्या किया। उसके बाद आप आएंगे कि एकेडमिक अचीवमेंट, आपको उस ड्यूरिंग योर एजुकेशन आपके अचीवमेंट क्या रहे, आपके अचीवमेंट क्या रहे, जैसे आपको कोई प्राइज़ मिला है या कोई स्पेशल अवार्ड मिला हो। जैसे इन्हें फर्स्ट पोजीशन मिली थी अपने बीए के दौरान, आप देख सकते हैं इनको फर्स्ट पोजीशन मिली थी। उसके बाद इन्होंने उसके पास होने के बाद ही इन्होंने जेआरएफ हासिल कर लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने उसी के समय उन्होंने पेपर भी प्रेजेंट किए थे। उसके बाद ये अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आ गए। आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं कि आप उसके बाद शिक्षा के बाद आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ से लिया। अच्छा, तो उसके बाद उस कंपनी का नाम लिखिए, कंपनी में क्या रोल था आपका। जैसे जैसे हमने पहले आपको बताया था, ये सब फॉर्मेट होता है कैसे वर्क एक्सपीरियंस को लिखा जाता है। तो जैसे ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैं भी एक पॉइंट बोलना चाहूँगा जी, बताइए। कि सब कुछ ये टैबुलर फॉर्मेट में लिख रखा है, ये अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लग रहा है जी कि सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर है और मतलब और सब कुछ दूर से दिख रहा है कि ये तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है। तो अगर आप वर्ड एक ग्लांस भी लेते हैं, अगर एक नज़र से भी देखते हैं, तो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, जी, तो दिख जाता है कि क्या पार्ट कहाँ है, अच्छे से जी। अच्छे से दिख जाता है। हाँ जी आयुष। और आपको इस रिज्यूम में क्या अच्छा लगा? उसके बाद आप देख सकते हैं, फिर आप एकेडमिक अचीवमेंट के बाद आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आइए कि आप क्या पोजीशन हैंडल करते थे और ड्यूरेशन बताइए कि किस समय से किस समय तक आपने वो पोजीशन हैंडल करी है। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि जुलाई 2010 से मई 2012 तक किया हुआ, तो क्लियरली आप मेंशन करिए कि आपने वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या संस्थान में कब काम किया, कहाँ काम किया। और आजकल क्या होता है, जैसे ये बताएंगे कि आजकल कंपनीज जो हैं वो चेक भी करती हैं। अगर आपने अपने रिज्यूम के अंदर जो लिखा है ना, वो उन कंपनी से चेक करवाती हैं कि आपने यहाँ पे काम किया कि नहीं किया। करती, मेरे ख्याल से आजकल करना शुरू कर दिया। आजकल तो हर कंपनी का पहले चेकिंग होती है, तो आपको अच्छे से पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। देखिए आयुष, हाँ, मैं कैंडिडेट्स को ये भी वार्न करना चाहूँगा एक तरह से, क्योंकि होता क्या है कि कैंडिडेट सोचते हैं कि वो फेक इन्फॉर्मेशन देकर अच्छी नौकरी तो पा सकते हैं, लेकिन बीच में क्रॉस विजिलेंस या क्रॉस चेकिंग के दौरान वो फंस सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बिल्कुल आप एडवाइस नहीं करेंगे। हाँ, ये तो मतलब एक एथिक्स का सवाल हो गया कि आप बिल्कुल भी अपना जो रिज्यूम है वो बिल्कुल ट्रू रहे और उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने नहीं की हो या जिसको आपको कॉन्फिडेंट ना हो, है ना। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अगर आप उस चीज़ों में मास्टरी नहीं रखते हैं, मास्टरी इन द सेंस कि आप अगर उसमें विशेष पारंगता जिसको कहते हैं कि आप अगर उसमें पारंगत नहीं हो तो उसमें ना लिखें, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आपके जो इंटरव्यूज, अगर मान लीजिए आपकी सीवी सेलेक्ट हो जाती है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली आपके सीवी को देखकर ही किए जाते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इन्होंने लिखा हुआ कि प्रेजेंटेड अ पेपर ऑन स्ट्रेस एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आप देख सकते हैं आयुष, तो इनसे स्ट्रेस जो इन्होंने ये पेपर लिखा हुआ है, तो या ये इन्होंने जो काम किया हुआ है, ये इस पे इनको पर्टिकुलरली तैयार रखना चाहिए। अच्छा, इनसे तो क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर के ऊपर, या ऐसे भी हो सकता है कि इनको साइड से आपने कुछ स्ट्रेस पे काम कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ऐसा कुछ पूछ ले। हाँ जी, इनसे डायरेक्ट पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा ये इस पे और आगे क्या कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अब हम देखें क्लियरली कि इन्होंने अब जैसे इन्होंने
पर्टिकुलर कंपनी में काम किया, फिर उस पर इनकी असिस्टेंट मैनेजर की उस पर पोजीशन थी और जुलाई से काम किया और मई 2012 तक किया। और इसमें जॉब के दौरान इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इन्होंने क्या क्या, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या थी इनकी जॉब में, अच्छा इन्होंने तो ये भी लिखा है, इन्होंने अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने लिखी हुई है। और उसके अलावा उस जॉब के दौरान उनको ट्रेनिंग क्या क्या मिली, अच्छा ट्रेनिंग इन द सेंस आप जॉब में आपको और क्या, आप एडिशनल अपने जॉब के अलावा आप क्या क्या ट्रेनिंग ले रहे थे। अच्छा तो ये भी दोस्तों हम ये आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी जॉब में हैं पर्टिकुलर और आपको कोई जॉब मिल गई है, तो आप ऐसा ना हो कि अपनी स्किल्स या अपनी पोटेंशियल वहीं तक सीमित रखें। आपको हम सलाह ये भी देते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग यानी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहें आयुष जी। तो हम इसके अलावा हम एक रिज्यूम बना के देखें, एक क्या इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दो तीन इंफॉर्मेशन और हैं जो हम कैंडिडेट्स को बताना चाहेंगे। उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि लास्ट में आप चाहें तो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं हाँ। कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अवार्ड्स उन्हें जो दूसरे फील्ड में मिले हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल, क्योंकि आजकल कंपनीज, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं आयुष, कि कंपनीज आजकल ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान देती हैं अच्छा कि बंदे ने जो है, कैंडिडेट ने पढ़ाई के अलावा, काम क्या के किया? अलावा हाँ। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर काम किया है कि नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने स्पोर्ट्स में भी काफ़ी काम किया हुआ है, सोशल सर्विसेज में भी इन्होंने जो है कैंप किया किए हुआ हुए है। हैं अच्छा। और इसके अलावा शॉर्ट प्ले ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप भी काफ़ी अटेंड करी हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ नहीं तो- अगर सपोज किसी ने इतना काम ना कर रखा हो, शॉर्ट जी। प्ले में पार्टिसिपेट ना कर रखा हो, कॉलेज जी। लेवल पे बहुत ज़्यादा ना कर रखा हो, जी। तो वो क्या लिखेगा इसमें उसका, जिसने अगर नहीं कर रखा है सपोज, क्योंकि एजुकेशन तो सब करते हैं लेकिन कुछ लोग इतना सब कुछ नहीं करते हैं। तो जी मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अगर अभी तक कुछ इस सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मैं आपको ये चाहूँगा कि आज के इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में, कंपटीशन के युग में, आप थोड़ा सा इधर भी इंटरेस्ट लेना शुरू करें, अच्छा। ताकि आपका जॉब का अच्छा रहे। चांसेस अच्छा हो जाए। जी आयुष। लेकिन अभी नहीं लिया, अब जॉब के लिए जाना चाहता है जी। तो क्या वो अप्लाई तो कर ही सकते होंगे, लेकिन ऐसा मतलब जो भी काम किया है वही लिख दे। जैसे अगर उन्होंने 10th के अंदर कोई क्विज कंपटीशन जीता है या कुछ पार्ट ही लिया है तो वो लिख दें, वो ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। चाहे अचीवमेंट ना भी हो, लेकिन अगर पार्ट लिया है तो अच्छे जगह पार्ट लिया है तो वो भी लिख दें। जी, मेंशन तो वो करें। भी मतलब ऐसा ना हो कि रिज्यूम खाली खाली सा लगे। देखिए खाली खाली सा इन द सेंस कि आपका जो रिज्यूम है, हम जैसे पहले ही बात कर चुके हैं, ये आपका आईना होता है। तो और आईने में आदमी को या व्यक्ति को अपनी जो भी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करी है वो दिखानी चाहिए उनको, अच्छे से अच्छे वर्ड्स यूज करके, है ना? जी जी, कि ताकि उनका रिज्यूम अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो सके, वो बहुत जरूरी है। जी। तो हम एक डेमो रिज्यूम बनाएं, आप हमें सिखाएंगे कैसे एक रिज्यूम बनाया जाता है? जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम पूरा एक बताएंगे आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा। जी बिल्कुल। तो अब हम एक CVRBS, हाँ, तो ये हमारा एक फॉर्मेट सा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी, जैसे हम अभी यहाँ ऊपर सबसे दाहिनी तरफ देख सकते हैं फर्स्ट नेम, तो इसमें हम फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आयुष, आप एक डेमो देना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा सा, हम ताकि हम जरूर कैंडिडेट को फिल करके दिखा सकें। जरूर जी। तो आप, मेरा नाम आयुष भूटानी है। आयुष, तो आप आयुष टाइप कर दिए। हाँ ठीक है, ये सब छोड़, नाम छोड़। तो हम ऐसे ही ईमेल आईडी इसी तरह हम जो है ईमेल आईडी और फोन भी लिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर देखें, आपने अंडर ग्रेड यानी अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी, उस कॉलेज का नाम फिल कर सकते हैं। जैसे दिल्ली कॉलेज, मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जी, आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, DCE, या शॉर्ट फॉर्म भी, अगर काफ़ी फेमस कॉलेज है तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, अच्छा, तो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। टेबल के अंदर बनाए तो जैसे आपने पहले कहा कि अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल, तो अच्छे से इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। हाँ, तो उसके बाद आप अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसे इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बताया, स्कूल डिग्री कौन सी मिली इनको, उसके अलावा परसेंटेज कितने मिले वो फिल कर दें, और पासिंग ईयर क्या था। ठीक है, जी। तो मेरा परसेंटेज मेरी थी 82%। बहुत सही। और मेरी जो पासिंग ईयर 2012 में पास हुआ था। अच्छा जी। एंड डिग्री क्या थी? डिग्री मेरी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग थी।
तो हम मेरे ख्याल से ये एक डेमो हो गया। अब हम इसके नीचे हम स्कूल का भी लिख सकते हैं कि 10th 12th, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मेरे ख्याल से 10th 12th इसके नीचे ही लिख सकते जी। हैं। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन की जगह आप उनका बोर्ड लिख सकते हैं, जैसे वो स्कूल नहीं लिख सकते, स्कूल भी लिख सकते हैं सपोज। कहीं कहीं आप मेंशन करते हैं लोग। अच्छा जी, कहीं बोर्ड कहीं स्कूल, जैसा सही रहे। जी बिल्कुल, आप चाहें तो बोर्ड भी मेंशन करें, बट प्रीफर किया बोर्ड करें। अच्छा। बोर्ड मेंशन करें कि गुजरात बोर्ड से हैं या सेंट्रल बोर्ड से हैं या फिर स्टेट बोर्ड कोई भी पर्टिकुलर है। ठीक है। तो और फिर उसके बाद आप 12th मतलब जो आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट जो मिलते हैं, अच्छा, उसके बाद परसेंटेज और पासिंग ईयर। पासिंग ईयर ये जी ठीक है। अब हम आगे स्क्रीन पे देखते हैं ये। उसके बाद ये मैं क्या? आयुष बताना चाहूंगा कि अगर आपने अचीवमेंट, जी अच्छा। अचीवमेंट, एजुकेशन अचीवमेंट अगर आपको कुछ मिली है, हाँ। तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, मतलब बीटेक में आपने टॉप कर लिया, अच्छा, तो आप उसको स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग रखती है और ठीक ऊपर तो उठाती है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, हम जी। फिर इस पे इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये आपको डिफरेंशिएट करती है। हाँ, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि हर जॉब के लिए 10 सीवीज आती हैं या 100 सीवीज आती हैं, तो उन 100 सीवी में आपके पास आपको क्या ऐसा दिखाना है कि आप उसमें से अलग है, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए हाँ, सेलेक्ट आप होने की। सेलेक्ट होना। जी, एंड मोटिव हमारा है सेलेक्ट होना, जॉब लेना। तो जी। आगे जैसे आगे बताइए आगे कैसे भरा जाए। जी, तो और जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आपने कहीं टॉप नहीं किया, या तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके अलावा और भी जैसे मौके हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्पेशल एग्ज़ाम है, उसके 2 राउंड क्लियर कर लिए या इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि क्लियर 2 राउंड ऑफ NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होते हैं, वहाँ के मैंने 2 राउंड क्लियर किए, तो ये भी अच्छी बात है और ये सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको भी मेंशन करना। अच्छा, मतलब कोई भी जैसे एग्जाम NTSC एग्जाम हो गया या स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, आपने कहीं अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वो एजुकेशनल के अंदर ही स्पेशल अवार्ड्स के अंदर मेंशन कर दें। हम ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं क्या, जैसे कुछ स्कूल अवार्ड देते हैं, जैसे स्कॉलर बैच दे दिया, वो भी यहीं पे मेंशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल आयुष, आपकी कोई भी अवार्ड्स हो, अचीवमेंट हो, मेंशन कर दें। हाँ, ये चीजें ये दर्शाती हैं कि आप जो है मेहनती हैं। हाँ। और लगन और परिश्रम आप हमेशा कर सकते हैं। उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएं। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या वर्क एक्सपीरियंस कॉलम का वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है आपके पास, तो पर्टिकुलरली आप फ्रेशर लिख सकते हैं। अच्छा, नहीं तो वर्क एक्सपीरियंस का ये कॉलम को लिखो ही ना या खाली छोड़ो? नहीं, उसको आप खाली छोड़ सकते हैं और उसके अलावा नीचे एक कॉलम में अलग से आप ऐड कर सकते हैं कि आई एम अ फ्रेशर। जैसे ये अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा हुआ है, तो कंपनी डेजिग्नेशन, तो सिंस आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसी में टाइप कर सकते हैं फ्रेशर्स लिख दें, तो HR मैनेजर को ये पता चल जाए कि ये बंदा एक्सपीरियंस वाला नहीं है, वो फ्रेशर है। अच्छा, तो जब अपना रिज्यूम बनाएं तब तो मेरे ख्याल से इस टेबल को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें तब वो टेबल बना के देते हैं, तो उसके अंदर आपको फ्रेशर लिखना पड़ेगा। लेकिन अपना बनाए तो इस पूरे टेबल को हम स्किप भी कर सकते हैं, पूरे सेक्शन को स्किप कर दो, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं दिखाओ। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, क्योंकि खाली छोड़ना या कुछ गलत बताना सही नहीं है। जी बिल्कुल। हम यहाँ पे इंटर्नशिप भी बता सकते होंगे, जैसे बीच में कुछ लोग इंटर्नशिप करते हैं, CA के अंदर इंटर्नशिप होती है, वो भी वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ही लिखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आजकल कंपनीज जो है एक्सपीरियंस पे बहुत फोकस करती हैं, तो वो एक्सपीरियंस चाहे आपके किसी भी थ्रू आए, चाहे आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, अच्छा, कोई समर इंटर्नशिप करी हो, अच्छा, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग ली हो किसी विशेष प्रोफेशनल से, अच्छा, तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आजकल कंपनीज रेडीमेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, हाँ, कि जैसे मतलब कि बंदा अभी ट्रेंड बंदा चाहिए, हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो नॉविस हो या मतलब उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम इसको स्पेसिफिकली लिख देना चाहिए कि हमने ये इंटर्नशिप किया, ट्रेनिंग की ना, नहीं तो कंपनी वाले को लगेगा कि इसने जॉब कर ली, जो वो गलत होगा, है ना? जी बिल्कुल। और मैं ये भी अपने नौजवान दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि आप कोई भी मौका ऐसा मिले तो उनको ग्रैब करें, उनको अच्छा, पकड़ लें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की तरफ से आपको एडवाइस है कि हर मौके को ग्रैब करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनती, क्योंकि एक कंपनी वाले को एक मेहनती और अच्छे मतलब आदर्शों वाला ही बंदा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे आदर्श, और उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, उनको भुनाना आना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज सबके पास आती हैं और जो उनको भुनाता है वही सक्सेसफुल होता है।
जी, तो हम देख सकते हैं कि जैसे अभी पर्टिकुलर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस का कॉलम देखिए, इसमें कंपनी है, मान लीजिए आयुष आपकी कोई कंपनी, या फिर हम एबीसी कंपनी ले लेते हैं। हाँ, ABC कंपनी हो गई, ABC कंपनी लिख दीजिए। और इनकी डेजिग्नेशन मान लीजिए बंदा अंडर ग्रेजुएट या बीटेक किया है इसने, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि किस दिनांक से किस दिनांक तक आपने काम हाँ, किया है, तो ये तो मान लीजिए कैसे लिखेंगे इसको? इसको जनरली जो फॉर्मेट होता है वो MMDDY यानी मंथ, डेट और ईयर लिख सकते हैं आप। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है ना, कभी जी, हाँ। MMDD पहले लिखें या कैसे लिखें। तो हम अगर सिंपल मंथ लिख दें, जून 2012 टू जुलाई 2013, अगर ऐसे लिख दें जी तो, बिल्कुल आयुष, तो कंफ्यूजन कम होगी ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप डेट लिखें, अच्छा, तो बट मंथ और किस Year ईयर वो- में आपने वो जरूरी किया है। है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो वर्क एक्सपीरियंस, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि मैंने तो मेरा ये सब लिख नहीं रहे हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आपके हिसाब से क्या काम होना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जनरली आप आयुष कुछ बताना चाहेंगे हमारे नौजवान दोस्तों को कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे- हो सकता है आपके हाँ, अकॉर्डिंग? देखिए, अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है, जैसे किस टीम के लिए काम किया है, वो जी, वो तो लिख सकते हैं। project- रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कितने लोगों की टीम के साथ काम किया है, वो जैसे, सब लिख सकते हैं। तो हम एक बार स्टार्ट करें कि हैंडल्ड प्रोजेक्ट एक्स, कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया एक्स, ठीक है, उसमें हमने टीम हैंडल करी 5 लोगों की, हैंडल टीम ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं। अच्छा, जी, उसके बाद अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वर्क एक्सपीरियंस का आपका कॉलम है, ये भी आपका फ्रॉम करंट टू पास्ट होना चाहिए, मतलब जो आपका रिसेंट है। अच्छा, पहले मतलब सबसे रिसेंट, जैसे एजुकेशनल में हमने देखा था, ये भी ऐसे ही लिखना चाहिए। जी, जैसे हमने एजुकेशन में देखा था कि सबसे पहले आपकी सबसे रिसेंट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे आपकी मास्टर्स अगर सबसे बाद में है या सबसे रिसेंट है, तो वो सबसे पहले करें, ठीक, उसको सबसे पहले लिखिए। उसके बाद आप जो है उसके नीचे अंडर ग्रेजुएशन मतलब BA और हाँ, तो हम वर्क एक्सपीरियंस में भी जैसे आज जो पिछली जॉब के अंदर जो जो किया था, अगर वो लिखना हो वो सबसे पहले लिखें। जी ठीक है? जी, उसके अलावा हम थोड़ा सा जल्दी चलते हैं कि आगे जैसे आगे क्या क्या आगे जैसे उसके बाद आप कंपनीज प्रीफर करती हैं, और आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप यही पैटर्न फॉलो करें। उसके बाद आप स्किल्स पे आ सकते हैं। स्किल्स यानी आपके पास जो भी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स होती हैं। टेक्निकल स्किल्स से मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा आप क्या जानते हैं। अगर अच्छा, आम जैसे- बोलचाल की भाषा में बात करें तो पढ़ाई लिखाई के अलावा आप क्या जानते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई के अलावा मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ। हाँ, तो उसको जी। ऐसे तो नहीं लिखेंगे। हाँ। तो जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम किया हुआ है, आपको अच्छे से आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस अच्छे से आता है, तो आप सिंपली लिख देंगे प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी बिल्कुल, कि आई कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टैली या एक्सेल वेरी इजीली, या वेरी कॉम्पिटेंट इन यूजिंग दिस। सो थर्ड पर्सन के अंदर यूजुअली लिखते हैं रिज्यूम, जैसे वर्कड इन, जैसे हम वर्कड इन माइक्रोसॉफ्ट या प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस। या एग्जैक्टली सही बात है। आप बता सकते हैं कि वेल वर्स्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और दूसरा, अगर ये जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी है, तो उसके अलावा स्किल्स में और क्या क्या लिख सकते हैं। हमने पहले लैंग्वेजेस की बात की, तो कितना रेलेवेंट होता है लैंग्वेजेस का लिखना। देखिए, आज के ज़माने में मैं आपको आयुष बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और उसमें आपको कम से कम जो है अपने विचारों को व्यक्त करना आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज में अच्छे से आती है, आपको सपोज फ्रेंच आती है, तो वो आप लिखते हैं तो वो अच्छा इंप्रेशन डालती है। जी बिल्कुल, वो आपकी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन रहती है। और दूसरी ये कि ये हम जो डिफरेंशिएटर की बात कर रहे थे। अच्छा, ये भी डिफरेंशिएटर बन जी जाता है। बिल्कुल, अच्छा, कि अच्छा। आपको 100 CVs में से ये कैसे अलग करता है। हाँ, ये जी। इसको अगर आप बाहर पोस्टिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है। जी बिल्कुल। और अगर मान लीजिए, अगर अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको रीजनल लैंग्वेज आ रही है, जैसे मान लीजिए आपको गुजराती आ गई या मराठी आती, तो उसको भी स्पेसिफाई करिए। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी पोस्टिंग अगर मान लीजिए स्टेट में होती है जहाँ पे वो लैंग्वेज या आम बोलचाल की भाषा भी बोली जाती है। रीजनल लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत important अगर है। आपको बंगाली भी आती है तो वो भी लिख दीजिए। कोई भी कि मतलब कहीं भी आपको पोस्टिंग, आप
कहाँ कहाँ जा सकते हो, वहाँ पे आप अच्छे से लोगों से बात कर जी, सकते हो। ये आपका एक स्ट्रेंथ हो गया। अच्छा। क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस अगर आपको आ रही हैं, हाँ। तो ये आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई या एडिशनल अच्छा, स्किल हो गई है अच्छा, आपकी। अच्छा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाइए। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब आपने कहीं किसी स्कूल के दौरान या एजुकेशन के दौरान आपने अच्छा, ये किसी हम नाटक में पार्ट लिया तो हो। ये कुछ एग्जाम्पल आपने लिख के रखे हैं पहले से ही, ऐसा हाँ लग रहा जी, है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे इवेंट हेड ऑफ नाट्य कंपटीशन। अच्छा, तो नाट्य मतलब ड्रामेटिक्स है सब। जी बिल्कुल, हाँ। कि इवेंट हेड मतलब कि वो नृत्य नाटक, और मतलब कि इवेंट हेड का मतलब हो गया कि वो इवेंट कराने में कोऑर्डिनेटर, तो उसका आपने कोऑर्डिनेट करा था। तो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी लिख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देखें तो कुछ ये एग्जांपल लेकर आए हैं हमारे लिए। जी, जैसे इवेंट हेड ऑफ नाट्य कंपटीशन हो गया, अगला। तो इवेंट हेड ऑफ रोबोटिक्स कंपटीशन। तो अगर आपने रोबोटिक्स कंपटीशन या कोई और कंपटीशन भी करवाया है या उसमें पार्ट लिया है तो उसको लिखिए। उसके बाद कॉर्पोरेट रिलेशंस हेड ऑफ, छोड़ ऐसे करके 3-4 इन्होंने लिखे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा करिकुलर इन द सेंस आपकी पढ़ाई के अलावा, जॉब के अलावा जो भी आपने किया है वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में आता है। और इसको भी आपको दर्शाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एक पॉइंट हो सकता है डिफरेंशिएटर का। डिफरेंशिएटर मतलब आपको अलग करे दूसरों से, वो जरूरी है। जी बिल्कुल। अगला पॉइंट हॉबीज, और आप हॉबीज में मतलब क्या क्या लिख सकते हैं? नहीं, हॉबीज तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि पर्टिकुलरली क्या होता है आजकल इंटरव्यूज में आपके हॉबीज से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो हॉबीज में आप ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल मन से लगती हो और आप मन से जी पैशनेट हो। जी। अगर जैसे आप रीडिंग करते हो तो वो भी लिख दो, अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हो वो भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं एक वाकया आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कंपनी में एक इंटरव्यू हुआ था, तो उस बंदे ने जो है आयुष अपना बता दिया था कि मेरा फेवरेट गेम जो है फुटबॉल है। अच्छा। और उनको पूछा गया कि भारतीय टीम के, फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है, तो उनको वो नहीं पता था। वो नहीं पता था। और अच्छा। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये भी नहीं पता था। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसी गलतियां बिल्कुल मत कीजिए। अगर पहले तो बिल्कुल सच बातें लिखिए जैसे हमने पहले भी बताया जी। और अगर आपने किसी हॉबीज के लिए, आप किसी के लिए पैशनेट हैं तभी लिखिए, ऐसे मत लिखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़, और आपका बहुत बड़ी रिजेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। तो आपका अल्टीमेट गोल जो है एक अच्छी मतलब सीवी बनाना, उसके अलावा इंटरव्यू कॉल करना और इंटरव्यू को कन्वर्ट करना जॉब में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो है। पहले तो सीवी हम कर रहे हैं तो इंटरव्यू सीवी ऐसा बनाओ जिसमें इंटरव्यू भी पार हो सके। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के अंदर फिर मुश्किल हो जाए पार करने जी में। बिल्कुल। इसीलिए हम आपको हर बार आगाह कर रहे हैं कि आपने सीवी में वही इंफॉर्मेशन लिखे जो बिल्कुल सही हो, रिलेवेंट हो, और दूसरी बात कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। अगर एक्स्ट्रा करिकुलर की बात अगर हम करते हैं आयुष, तो हाँ, तो हम एक बार अब रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा सीवी बनाने में। जी। तो हम वापस से हम प्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि क्या क्या हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर हमने आज सीखा। तो हम स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहला रेज्यूम क्या है। ठीक है। रेज्यूम क्या है? तो रेज्यूम आपने जो पास्ट में जल्दी। चीज़ें करी हैं उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि टाइम के साथ साथ क्या क्या आपने किया हुआ है, कैसे कैसे एजुकेशन ली है, कैसे वर्क एक्सपीरियंस किया है, समय के साथ लिखें। पर्पस क्या होता है रेज्यूमे का? जॉब के लिए अप्लाई करना। वो जॉब जो है 2 पैटर्न से होती है, एक गवर्नमेंट जॉब होती है, एक प्राइवेट जॉब होती है। तो जनरली गवर्नमेंट जॉब या आजकल ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अपना ही फॉर्म होता है। जी बिल्कुल। जैसे हमने देखा था, एक फॉर्म भी आपने दिखाया था अभी जी बिल्कुल थोड़ी देर पहले। उसके बाद कभी कभी हायर एजुकेशन के लिए जो है आपको भी एक सीवी बनाना पड़ता है, लेकिन वो हमने आज डिस्कस नहीं किया, वो फिर कभी अगर टाइम मिला तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। फॉर्मेट में हम देख सकते हैं कि पहले सबसे ऊपर जो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे नाम, पता, फ़ोन। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे रिसेंट से पुरानी। जी बिल्कुल, ऐसे लिखिए ऑर्डर में। उसके बाद आपको अगर कोई अवार्ड मिला हो तो वो लिखिए, मेंशन करिए। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो उसको लिखिए। वर्क एक्सपीरियंस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं आपको, किस पोजीशन में काम किया है आपने, और किस ड्यूरेशन में काम किया है, ये बिल्कुल लिखें। और अगर उस जॉब में आपको आयुष अगर कोई
स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है। अच्छा, वो भी लिख सकते हैं जी बिल्कुल। कि आपको कुछ अवार्ड मिला है जी कुछ बिल्कुल। प्रोजेक्ट के अंदर या कुछ। जी बिल्कुल। तो हर जगह स्पेशल अवार्ड की बहुत महत्व, बहुत अहमियत है, और ये आपको बताता है कि आप बहुत ही प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव हैं और अपने वर्क को वर्शिप की तरह मानते हैं, क्योंकि कंपनीज उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट करती हैं जो वर्क को वर्शिप की तरह मानते हैं। और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप आ जाते हैं अदर स्किल्स में। अदर स्किल्स आप स्क्रीन पे देखें तो सॉफ्टवेयर स्किल, जैसे आप कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं या कंप्यूटर के कौन कौन से प्रोग्राम्स आप जानते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, ठीक है, सब लिख सकते हैं। जी अच्छा। बिल्कुल। और लैंग्वेज स्किल्स आपको क्या क्या आती है, हाँ, इंग्लिश, ये सब हमने अभी जैसे डिस्कस किया हमने। जी बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर में आप फिर वही आ सकते हैं कि आपको एनएसएस और कुछ स्पोर्ट्स किया हो आपने, या एनसीसी ली हो। हॉबीज इंटरेस्ट में वो चीजें लिखो आप जो आपने रियली किया हो, जी ऐसा ना बिल्कुल। हो आपको पता ही ना हो फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं और आपने फुटबॉल लिख दिया। जी बिल्कुल। चले आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं कि गुड सीवी क्यों है, कैसे बनाया जाए, जी। कैसे आप अपने सीवी को अलग कर सकें। जी बिल्कुल। तो हमने तो कुछ कि- टिप्स बताई थी। हाँ, टिप्स ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और टेबुलर फॉर्म में हो तो, टेबल के फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा हो, कि एजुकेशन, और ताकि वो देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर हिस्सा एजुकेशन को बिलोंग करता है, बिलोंग वो करता मतलब है, एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, तो उसके बाद दूर, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना मेरे जी, ख्याल से एक आपके झलक पास। देखने के एक बाद ही- झलक देखने का ही टाइम होता है, इतना जी, इतने बिल्कुल। सारे आते हैं जी रिज्यूम। बिल्कुल। तो एक झलक देखने पे ही पता चल जाए कि एजुकेशन यहाँ पे देखना है, मुझे फोकस करना है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे फोकस करना है। अच्छा, फिर आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैचिंग कराइए। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब प्रीवियस का जो आप जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा, वो जो वैकेंसी निकली है वो उससे मैच करती है कि नहीं। हाँ, कि मतलब जो आपने पहले आपका क्वालिफिकेशन है जी। या अगर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, वो उस जॉब जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ मैच होना चाहिए। जी, बिल्कुल। उसके अलावा हमने पहले जैसे देखा कि हमारा जो सीवी है वो short होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत जी उसके बिना तो आपका रिज्यूम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा जी, है। बिल्कुल। और हमने कवर लेटर के बारे में भी जैसे डिस्कस किया हाँ। कि कवर लेटर के क्या क्या 3 चीजें हमने डिस्कस करी, क्या क्या होना चाहिए। आपको क्यों सेलेक्ट करे कंपनी, वो आप कवर लेटर के अंदर लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि आपको क्यों इंटरेस्ट है उस कंपनी के अंदर, वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आयुष, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें यहाँ बुलाने का, और हम चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेंट्स जो है अच्छे से सीवी बनाएं और जो रोजगार में सेलेक्ट हों, उनको जॉब मिले। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.